Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on modern history. आज हमारा टॉपिक रहेगा रोलैट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड हंटर कमेटी। ये तीनों आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो हम आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे। किस तरह से रोलैट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है, फिर हंटर कमेटी बिठाई जाती है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फिर समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं द रोलैट एक्ट, ये कैसे पास किया गया, ये क्या था। इसको ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता था? एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। लेकिन ये ज़्यादा फिर मशहूर किस नाम से हो गया? रोलैट एक्ट से। क्यों, वो भी हम आगे देखेंगे। रोलैट इसको नाम कैसे पड़ा। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक एक्ट पास किया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915। इसी में और ज़्यादा कुछ लॉज रूल्स लाने के लिए एक बिल पास किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च 1919 में। फिर उस बिल का नाम रखा गया, जब बिल पास हो जाती है, आज भी पार्लियामेंट में जब बिल पास हो जाती है फिर वो एक्ट बन जाता है, उसका नाम रखा गया रोलैट एक्ट। ऑफिशियली क्या नाम था उसका? एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। लेकिन ये मशहूर किस नाम से हो गया? द रोलैट एक्ट से। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रोलैट कमीशन। 1900 एक साल पहले 1918 में, ये रोलैट एक्ट 1919 की बात चल रही है। एक साल पहले रोलैट कमीशन बिठाई गई थी जिसका हेड था सर सिडनी रोलैट। इसने रिकमेंड किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इसने बोला था कि अगर आपको सेडिशस कंस्पिरेसी ऑफ इंडियन पीपल इन्वेस्टिगेट करनी है तो इसके लिए सज़ा क्या दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल रेवोल्यूशनरीज बहुत ज़्यादा आ चुके थे, यानी कि जिन्होंने गन अपने हाथ में उठा के बोला था कि हम अब आज़ादी ऐसे लड़ेंगे, ऐसे कुछ नहीं चलेगा, पीसफुली कुछ नहीं चलेगा, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर किसी पे सेडिशन चार्जेस लगाए जाते, अगर किसी को देखा जाता कि इसने सेडिशन से रिलेटेड कोई काम किया होगा, तो उस एक्टिविस्ट को क्या करना है? सर सिडनी ने बोला था, रोलैट कमीशन ने बोला था कि उसको डिपोर्ट करो या उसको इम्प्रिजन जेल दे दो 2 सालों के लिए विदाउट एनी ट्रायल। ये रिकमेंडेशन थी किसकी? रोलैट कमीशन की। तो क्या किया गया था, जो भी सेडिशन से रिलेटेड कोई काम करेगा उस एक्टिविस्ट को डिपोर्ट किया जाएगा या 2 सालों के लिए उसको सजा दी जाएगी, जेल में रखा जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, कोर्ट में लिए जाए बगैर। ये रिकमेंड किसने किया था? रोलैट कमीशन ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेकिन फिर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर किसी पे कानून लागू करने के लिए एक्ट पास होना चाहिए, इसलिए ये बिल लाई गई। फिर उसका नाम रखा गया द रोलैट एक्ट। फिर रोलैट एक्ट से क्या हो जाएगा? जो भी रेवोल्यूशनरी होगा, जो सेडिशन से रिलेटेड काम करेगा, उसको 2 साल की सजा दी जाएगी विदाउट एनी ट्रायल। इस बिल को जो भी इंडियन मेंबर था इंपीरियल लेजिस्लेटिव मेंबर में, उसने इसको बाइकआउट किया। उन इंडियन मेंबर्स में 3 थे जो इलेक्ट थे। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मलाविया, मजहरुल हक। ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। इन्होंने प्रोटेस्ट किया और रिजाइन कर दिया फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसी रोलैट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट हो गया और गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट बोला। इससे पहले भी वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटिश ने बोला था, अगर इंडियंस को बोला था कि अगर आप हमें साथ दोगे वॉर में, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, तो हम डोमिनियन स्टेट्स पे बात करेंगे या इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। लेकिन फिर 1919 का जो एक्ट पास किया गया था उसमें कुछ रिफॉर्म्स नहीं दिए गए थे, इंडियन से रिलेटेड कुछ खास नहीं था, डोमिनियन स्टेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा गया। फिर आगे जाके रोलैट एक्ट पास किया गया। इससे लोगों में और ज़्यादा रिजेंटमेंट होने लगा और गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम दे दिया गया। एंड ही कॉल्ड फॉर ए मास प्रोटेस्ट एट ऑल इंडिया लेवल। उसने बोला ऑल इंडिया लेवल पे एक मास प्रोटेस्ट होना चाहिए। इसको फर्स्ट मास स्ट्राइक बोला जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। इससे पहले हमने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन थी? फर्स्ट इसी तरह ये फर्स्ट मास स्ट्राइक था, वो हमने पढ़ा था। ही कौन? गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सभा एंड रोप्ड इन यंग मेंबर्स ऑफ होम रूल लीग एंड पैन इस्लामिस्ट्स। इसने यहाँ पे पैन इस्लामिस्ट यानी कि जो मुस्लिम लीडर्स थे मेन, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। होम रूल लीग के यंगर लीडर जो थे उनको इंक्लूड कर दिया। आगे जाके हमें पता चलेगा किस तरह से गांधी जी चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक जगह होके खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किस तरह वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक जगह होके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम करे। यहाँ पे भी उसने यही काम किया।
सत्याग्रह वॉज टू बी लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 6, 1919। तो प्लान क्या था गांधी जी का, 6 अप्रैल 1919 को हम सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले वायलेंट प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हो गए, बॉम्बे में स्टार्ट हो गए, दिल्ली में स्टार्ट हो गए, अहमदाबाद में स्टार्ट हो गए, कलकत्ता में स्टार्ट हो गए, और पंजाब, जो किससे रिलेटेड है, जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको एक ज़रूरी नाम याद रखना है, सर माइकल ओ डायर। ये सर माइकल ओ डायर कौन थे, ओ डायर, सिर्फ डायर नहीं याद रखना, ओ डायर आपको याद रखना है। ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब कौन थे, सर माइकल ओ डायर। अब देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर कैसे हो गया। अब हमने देखा कि सत्याग्रह से पहले ही क्या हो गया, वायलेंस हो गया, वायलेंट प्रोटेस्ट्स हो गए बहुत सारी जगहों पे। तो इसी तरह पंजाब में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट्स हो रहे थे रॉलेट एक्ट से रिलेटेड। उन प्रोटेस्ट्स को ज़्यादा एड्रेस कौन कौन करता था, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल। इनका यही कसूर बताया गया है कि जो पंजाब में या अमृतसर में जो भी यहाँ पे मीटिंग्स होती है, प्रोटेस्ट्स होते हैं, उनको आप क्यों एड्रेस कर रहे हो। इनकी यही सज़ा थी, इनका यही गलती थी, और इनको अरेस्ट किया गया बाय ब्रिटिश ऑन 9 अप्रैल 1919। इन्हीं लीडर्स की सॉलिडारिटी में 10 अप्रैल को थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम आउट टू शो देयर सॉलिडारिटी विद देयर लीडर्स। पुलिस, जब बहुत सारे लोग जमा हो गए, पुलिस रिजोर्टेड टू फायरिंग एंड सम प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। तो यहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स की जान ली गई बाय फायरिंग, जब पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसकी वजह से क्या हो गया, टेंशन और ज़्यादा बढ़ने लगे, लोगों को और ज़्यादा गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट किया जाता है कि 5 इंग्लिशमैन आर रिपोर्टेड टू हैव बीन किल्ड। 5 इंग्लिशमैन मारे गए, और मर्सला शेरवुड एक वुमेन मिशनरी थी, उसको भी, वो अपने साइकिल पे जा रही थी, तो उसको भी लोगों ने पीटा। तो ये बोला जाता है। उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ये भी तो डायर था, मैंने इसलिए बोला लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो था ओ डायर, और जो ब्रिगेडियर जनरल था वो कौन था, रेजिनाल्ड डायर। इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई क्योंकि पंजाब में और ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी। इसको बोला गया कि आप मार्शल लॉ लगा सकते हो और यहाँ पे ऑर्डर ला सकते हो पंजाब में। तो इसने क्या किया, जो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, 13 अप्रैल आपको याद रखना है। इसने इसी दिन पे ऐलान कर दिया कि कोई भी इंसान सिटी से बाहर नहीं जा सकता विदाउट ए पास के बगैर कोई भी इंसान सिटी से बाहर नहीं जा सकता, ना ही यहाँ पे कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, पब्लिक मीटिंग होगी, लोग जमा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये था कि लोग जमा नहीं होंगे और कोई भी सिटी से बाहर नहीं जाएगा विदाउट ए पास। तो ये किसने बोला, रेजिनाल्ड डायर ने। तो इसकी वजह से क्या होता है, 13 अप्रैल क्या होता है, बैसाखी का दिन होता है। अमृतसर के जो जो बगल में गांव होते हैं, बहुत ही नज़दीक जो गांव होते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेजिनाल्ड डायर ने ऑलरेडी बोला था कि सिटी से बाहर कोई नहीं जाएगा और पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि ये बाहर से आए थे, अमृतसर के बाहर से आए थे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ब्रिगेडियर जनरल ने जो जलियांवाला बाग का ओनली एग्जिट था उसको घेर दिया और अपने ट्रूप्स के साथ लोगों पे गोलियां चला दी। ऑफिशियल ब्रिटिश सोर्सेज क्या बोल रहे हैं, 379 मारे गए और 1100 के नज़दीक जख्मी हो गए। लेकिन जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एस्टिमेट किया, उसने बोला 1500 जख्मी हो गए थे और कम से कम 1000 लोग मारे गए थे इस टाइम पे। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस डेटा में हर कोई बोलता है कि ये एस्टिमेट ठीक है कि 1650 गोलियां टोटल चलाई गई थी लोगों पे। क्राउड पे कितनी टोटल गोलियां चलाई गई थी, 1650 में। इसमें कोई, इस डेटा में कोई भी आर्ग्यूमेंट या ये डिबेट नहीं है। रिएक्शन टू मैसेकर क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि जलियांवाला बाग में किस किसने क्या दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या रिनाउंस कर दिया, अपना नाइटहुड। गांधी जी ने क्या दे दिया, कैसरी हिंद जो उसको टाइटल दिया गया था उसने वो गिव अप कर दिया। इसको ये दिया गया था ड्यूरिंग द वर्क ऑफ हिज बोर वार्स में, जो उसने काम किया था। जब भी कोई मूवमेंट वो चलाएगा आगे, हम देखेंगे जब भी वायलेंस ज़्यादा बढ़ता है वो विड्रॉ करता है। तो यहाँ पे भी जब उसने देखा कि वायलेंस और ज़्यादा बढ़ गया तो उसने अप्रैल 18, 1919 को ये मूवमेंट ही विड्रॉ कर दी। उधम सिंह, उसने नाम रखा था अपना राम मोहम्मद सिंह आज़ाद।
ये माइकल ओडायर को मारता है। माइकल ओडायर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसलिए मैंने बोला था ओडायर याद रखना और रेजिनाल्ड डायर भी याद रखना है। रेजिनाल्ड डायर और ओडायर में फ़र्क करना है आपको। ओडायर कौन था? ओडायर थे एलजी और रेजिनाल्ड डायर कौन था? ब्रिगेडियर। उधम सिंह को फांसी दी गई इसको मारने पे 1940 में। फिर उसकी एशेज इंडिया कब वापस लाई गई? 1974 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके उधम सिंह पूछा जाएगा। माइकल ओडायर को किसने असैसिनेट किया था? उधम सिंह ने। अब इसी जलियांवाला बाग को इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम रखा गया हंटर कमेटी। ये किसके ऑर्डर पे बनाई गई थी? एडविन मोंटेगो। ये एडविन मोंटेगो उस टाइम पे कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसको डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी एक्चुअली बोला जाता था, लेकिन फिर ये मशहूर किस नाम से हो गई? हंटर कमेटी के नाम से। ये कब बनाई गई? अक्टूबर 14, 1919 में बनाई गई। इसका हेड कौन रखा गया? लॉर्ड विलियम हंटर। ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्कॉटलैंड रह चुका था, लॉर्ड विलियम हंटर। इस हंटर कमेटी में 3 इंडियंस भी थे, क्योंकि यहाँ पे वही पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होगा। सर चमनलाल हरिलाल स्टीलवार्ड, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 इंडियन मेंबर्स थे हंटर कमेटी में। फाइनल रिपोर्ट कब आ गई? मार्च 1920 में। और यूनानिमसली कंडेम डायर्स एक्शंस, उसकी एक्शंस को कंडेम कर दिया गया। लेकिन द कमिटी डिड नॉट इम्पोज एनी पीनल और डिसिप्लिनरी एक्शन बिकॉज डायर्स एक्शंस वर कंडोन्ड बाय वेरियस सुपीरियर्स। जो रेजिनाल्ड डायर था, यहाँ पे हंटर कमेटी किसके खिलाफ चलाई गई थी? रेजिनाल्ड डायर के खिलाफ। तो उसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि एक पोस्ट था, मॉर्निंग पोस्ट एक न्यूज़पेपर था, उसने 26,000 पाउंड्स उसके लिए जमा किए गए थे। गोल्डन टेम्पल का क्लर्जी उस टाइम पे जो था अरूर सिंह, उसने उसको सिख डिक्लेयर करे और इसको ऑनर कर दिया। किसको? रेजिनाल्ड डायर को ऑनर करके उसको बोला था कि ही वाज ए सिख। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे जो श्राइन्स है उनको रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आईएनसी ने अपनी एक नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई थी इसी इंक्वायरी करने के लिए, मैसेकर को इंक्वायर करने के लिए। उसमें कौन कौन था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोतीलाल नेहरू था इसमें, CR दास था इसमें, अब्बास तैयब जी था, MR जयकर था एंड गांधी जी था। ये कुछ नेम्स आपको याद रखने हैं। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिस लेक्चर का नाम होगा खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे आपको ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है? आपको डेट्स याद रखने हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को मैसेकर हो जाता है। यहाँ पे मैसेकर में आपको ये याद रखना है कि कितनी गोलियाँ चलाई गई थी। 1650 चलाई गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड रिनाउंस किया था। गांधी जी ने भी कायसर हिंद दे दिया था और उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मार दिया था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था उस टाइम पे। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि रोलेट एक्ट का एक्चुअल नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये इससे रिलेटेड जो बिल लाई गई थी वो मार्च 1919 में पास की गई थी। ये किस लिए था? टू इन्वेस्टिगेट द सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन पीपल। तो ये किसने रिकमेंड किया था? रोलेट कमीशन ने। तो ये था रिवाइज इसका। तो होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।